जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सी प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसमें भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोगों ने ये भी जाना कि कौन सी जो है हिमालयी नदियां हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं और किन नदियों की क्या विशेषता है, इन नदियों की क्या प्रकृति है, इनका उद्गम स्थल क्या है। इन सारे तथ्यों को हम लोगों ने जाना। साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर क्या है, जिनसे एग्ज़ाम्स में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानेंगे। और ये वे तथ्य होंगे, ये इतने महत्वपूर्ण होंगे कि जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं भारत में, उसमें इससे एग्ज़ाम्स बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। चूँकि ये आम लोगों के, जैसे बात करें तो फसलों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, आम लोगों के उपयोग से संबंधित है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स, इससे जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चुके हैं कि अलग अलग नदी तंत्र हैं। जैसे बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसी प्रकार जो है प्रायद्वीपीय नदियों का भी तंत्र है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जितने भी सिंधु नदी तंत्र में नदियां हैं उनसे संबंधित तथ्य जो है, जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं, और साथ साथ हम बीच बीच में ये भी बताते जाएंगे कि ये एग्ज़ाम्स में कब पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो ये भी, इससे भी आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बात करें सिंधु नदी की, तो सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में जानते हैं। तो ये जो है सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, ये तिब्बत में मानसरोवर एक झील है। यहाँ पे ये जो है तिब्बत का भाग है और इधर जो है इंडिया है। तो ये तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के निकट जो है सिंगी खम्बान हिमनद या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसको कह सकते हैं, यहीं से जो है सिंधु नदी की उद्गम होती है और ये पश्चिम की तरफ बह रही हैं। तो यहीं से जो है सिंधु नदी की उद्गम होती है। इसमें इसकी जो है 5 सहायक नदी है और इसे पंचनद के नाम से जानते हैं। पंचनद यानी कि 5 नदी। तो इसमें 5 नदी में झेलम, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, फिर उसके बाद बात करें चेनाब, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद बात करें तो रावी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद बात करें ब्यास, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे, और ये सतलज, जो कि 5वें नंबर पर। इस प्रकार जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। तो इसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें और भी जो हैं कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं पंचनद के अलावा, जिसमें श्योक नदी है, गिलगित नदी है, हुंजा नदी है। उसके बाद बात करें तो जास्कर है, नुब्रा है, सिगार है और काबुल है। ये सब इधर जो है ये ऊपर की नदियां हैं। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर से इसे दोहरा दें तो इसमें जो नदी शामिल है, इसमें श्योक नदी शामिल है, गिलगित नदी शामिल है, जास्कर नदी शामिल है, हुंजा नदी शामिल है, नुब्रा नदी शामिल है, सिगार है और काबुल है। ये नदी जो है जाकर अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान में, यहाँ मिठानकोट में पाकिस्तान में इंटर करती है और फिर जो है जाकर पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और इतना भाग जो है ये इंडिया में कवर करती है, ये इंडिया वाले भाग को कवर करती है फ्रेंड्स। सॉरी, ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है इंडिया में कवर करती है, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और बात करें तो भुंजी के पास जो है गहरे गाज का निर्माण गहरे गाज का निर्माण जो है यह नदी करती है, जो कि लेह के पास में है। और लेह में आती है भुंजी के पास, तो एक गहरे गाज का निर्माण करती है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो तथ्य थे ये सिर्फ सिंधु नदी से संबंधित थे। अब बात करते हैं ये झेलम नदी की। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 1 नंबर जो लिखा हुआ है, ये झेलम नदी की बात हो रही है। और झेलम नदी की बात की जाए
तो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पर जो है वेरीनाग है, और वेरीनाग जो है इसी के निकट जो है शेषनाग एक झील है। इसे भी आप ध्यान रखना है कि शेषनाग एक झील है वेरीनाग के निकट। यहीं पर जो है झेलम की उद्गम स्थल है, जो कि ये जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका जो है दक्षिण पूर्व भाग है ये। इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो झेलम की हैं, यह है नीलम नदी। और झेलम की जो सहायक नदी है ये नीलम नदी है। इसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है, हालांकि इंडिया में बात करें तो इंडिया में इसे जो है किशन गंगा के नाम से जानी जाती है। और किशन गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि झेलम की सहायक नदी है, और आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स और झेलम नदी से संबंधित तथ्य की, तो ये जो है जाकर चेनाब में मिल जाती है। चेनाब में इसका मुहाना है, ये आप देख पा रहे हैं। झेलम जो है जाकर चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो है वुल्लर झील से होकर बहती है। ये जो झेलम नदी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वुल्लर झील यहाँ पर डिनोट कर रहा है, इससे होकर बहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पीटी 1996 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो कश्मीर घाटी में जो ये बहती है तो बिसरपी, यानी कि ऐसे ऐसे बहती है। तो बिसरपी जो कि हम आपको पिछले अध्याय में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जो है यह एक कुछ दूर तक जो है ये भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ ही बहती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ भी जो है ये कुछ दूर तक बहती है। उसके बाद बात करें तो श्रीनगर जो है इसके तट पर बसा हुआ शहर है। तो यहाँ पर जो है श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जो है ये झेलम के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये क्वेश्चन जो है 1996 में, 2008 में, 2009 में, 2012 में, मैंने पीटी में लगातार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए इस लिहाज से जो है झेलम नदी से संबंधित तथ्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए अगले नदी की, तो अगला नदी जो है चेनाब नदी है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है चेनाब नदी है। यह जो है चंद्र और भागा, ये दो नदी है, इसके मिलने से जो है यह चेनाब नदी बनती है। एक चंद्र है और दूसरा जो है भागा है। और ये दोनों जो है केलांग के निकट जो है तांडी में मिल जाती है। यहाँ पर जो है यहाँ पर केलांग है, और इसी के निकट जो है ये तांडी नाम की एक जगह है, और उसी तांडी में मिलती है। और ये जो चंद्रभागा नदी है, इस दोनों का जो उद्गम स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसे आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के ये दोनों नदियाँ हैं, और ये केलांग के निकट तांडी में मिल जाती है, ये चंद्र और भागा दोनों। आगे बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं चेनाब की, इसमें आप देख रहे हैं ये झेलम नदी है जो कि आकर इसमें मिलती है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रावी नदी है, जो कि यहाँ पर चेनाब में जाके मिल जा रही है। और उसके बाद एक और नदी है तवी नदी, जो कि छोटी नदी है, और ये भी जो है चेनाब में जाकर मिल जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं चेनाब की, झेलम। उसके बाद बात करें तो रावी, और एक छोटी नदी तवी। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद और आगे बात करें तो इसके मुहाना की बात करें तो इसका संगम और मुहाना जो है सतलुज नदी में है। आप यहाँ देख रहे हैं इधर से सतलुज जाती है, और ये इसमें जाकर ही फिर ये चेनाब नदी मिल जाती है। तो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो चेनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस प्रकार सिंधु की जो है सबसे बड़ी ये सहायक नदी है, और ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि चेनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बात की जाए तो अगला जो नदी है ये रावी, आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो नदी दिख रही है ये रावी नदी है। और रावी नदी की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जो कुल्लू वैली है, कुल्लू पहाड़ी है। इसी पहाड़ी में जो है रोहतांग दर्रा है, इसी के पश्चिम में जो है इसका उद्गम होता है। यानी कि यहाँ पर रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश के, और इसी के वेस्ट साइड ये देख पा रहे हैं इसके पश्चिम साइड से इसकी रावी नदी के उद्गम होती है। और रोहतांग दर्रा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पीटी 2010 में भी क्वेश्चन आए हैं।
तो इसी के पश्चिम से होती हैं और इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं, ये चेनाब की ही सहायक नदियाँ हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जाकर चेनाब में जो है मिल जाती है, जो आके आप देख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर जो है यह बहती है, कुल्लू मनाली में उद्गम होती है और चंबा घाटी से होते हुए बहती है रावी नदी। और इस लिहाज से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नदी की बात की जाए तो अगला जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी की बात की जाए तो यह रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर रोहतांग दर्रा ही है जो इसके पश्चिम से यहाँ पर रावी निकल रही है। और रोहतांग दर्रे के निकट से ही ब्यास कुंड जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहीं इसको उद्गम होती है। और PT 2010 में इससे क्वेश्चन आए हैं। ये जो है सतलुज की सहायक नदी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद बात करें तो ये ब्यास नदी जो है जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। और हरिके बैराज, जहाँ ब्यास और सतलुज नदियों का संगम है, यहाँ पर 2 नंबर जो कि हरिके बैराज यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ब्यास और सतलुज नदियाँ दोनों हरिके बैराज में मिल जाती हैं। यहाँ से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और इसका अपवाह केवल भारत में ही है। इंदिरा गांधी यहीं से जो है हरिके बैराज से नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी बड़ी नहर परियोजना है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात की जाए तो अगला जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं, ये सतलुज नदी है, जो कि येलो कलर वाली लाइन दिख रही है। और सतलुज नदी की बात की जाए तो मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, जो कि तिब्बत वाले भाग में पड़ता है। और आप यहाँ देख रहे हैं ये राक्षस ताल है, जो कि तिब्बत वाले भाग में है। तो ये राक्षस ताल जो कि मानसरोवर के निकट है, यहीं से जो है इसका उद्गम होता है। और इसकी जो सहायक नदी है ये जो ब्यास नदी है, जो कि रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में, ये इसकी सहायक नदी है सतलज की। और उसके बाद बात करें तो ये जाकर सतलज नदी जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में। चेनाब नदी में इसलिए सारी नदियाँ मिल जा रही है क्योंकि चेनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। समझ गए फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो लुधियाना और फिरोजपुर की बात करें तो पंजाब में लुधियाना एक जगह है और फिरोजपुर, ये दोनों जो है सतलुज नदी के किनारे बसे नगर हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रकार जो है सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उनके जो सहायक नदियाँ थी और जो कि भारत के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, हालांकि और भी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो ये सिंधु नदी के तंत्र में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ थी उसके सारे उद्गम स्थल और उससे संबंधित तथ्यों को जाना, और इसी से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी की बात करते हैं। तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स, जो कि भारत की पवित्र नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है साथ साथ। तो इस नदी के बारे में इससे संबंधित तथ्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए गंगा नदी की तो ये जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। ये उत्तराखंड वाला भाग है और इसी में जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी एक ज़िला है उत्तराखंड में, और उसी में जो है गोमुख के निकट जो है कि गंगोत्री हिमनद है और उसी गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी की उद्गम होती है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ से जो है ये भागीरथी आप देख पा रहे हैं, सॉरी हम ये अलकनंदा के बारे में बता दिए। ये भागीरथी जो देख पा रहे हैं, यही जो है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। और इसी उत्तरकाशी जिला में जो है ये यहाँ से गंगोत्री हिमनद है यहाँ से, और यहाँ से जो है दरअसल ये पहले जो अपने रूप में निकलती हैं ये भागीरथी के रूप में निकलती है। और इसके बाद बात करें फिर तो इधर से जो अलकनंदा नदी आ रही है इससे जो है यह देवप्रयाग में मिल जाती है। तो यहाँ वाला जो भाग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भागीरथी से मिल जाती हैं देवप्रयाग में, भागीरथी से देवप्रयाग में यहाँ पर मिल जाती है, देवप्रयाग में मिल जाती है। और इसके बाद जब यह अलकनंदा मिलती है तो इसके बाद जो है यह संयुक्त धारा जब बहती हैं तो यही जो है यह आप देख पा रहे हैं ये गंगा कहलाती है और ये गंगा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये उद्गम के बारे में इसके बात हो गई। अब बात की जाए तो बाएं किनारे पर जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं गंगा के बाएं किनारे पर जो मिलने वाली सहायक नदियाँ, इसमें सबसे पहले रामगंगा जो कि आपको दिख पा रहा होगा,
कि सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले रामगंगा, फिर बात की जाए तो उसके बाद जो है गोमती नदी, उसके बाद बात की जाए तो घाघरा, जो कि आपको दिख पा रहा होगा, ये शारदा और ये जो नदी आ रही है यही घाघरा बन जाती है, तो घाघरा नदी। और घाघरा नदी के बाद बात की जाए तो बूढ़ी गंडक, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बूढ़ी गंडक। उसके बाद बात की जाए तो बागमती, लाल बकिया छोटी नदी है, ये बागमती में मिल जाती है, तो ये बागमती नदी। और उसके बाद बात की जाए तो अब जो नदी है वो कोसी, और फिर ये छोटी नदी है कमला नदी, तो ये कोसी नदी, और फिर अंतिम में जो है ये महानंदा नदी है। तो इसे आप क्रम से ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले रामगंगा, फिर बात करें तो गोमती के बाद बात की जाए तो घाघरा के बाद बात की जाए तो गंडक के बाद बात की जाए तो बागमती के बाद बात की जाए तो कोसी, और कोसी के बाद बात की जाए तो महानंदा। इस प्रकार आप इसे पश्चिम से पूरब में याद रख सकते हैं, और एग्जाम में पूरब से पश्चिम भी पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूरब भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम इसे पूरब से पश्चिम पढ़ने का प्रयास करें तो सबसे पहले महानदी, फिर कोसी, फिर बागमती, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती, और फिर अंत में ये रामगंगा। तो इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद और बात की जाए तो फ्रेंड्स, गंगा नदी के जो दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदी है, इसमें आप पश्चिम से पूरब यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये यमुना है, जो कि इसके दाएं किनारे से मिलती हैं। और उसके बाद बात की जाए तो सोन नदी की बात की जाए तो ये आप देख पा रहे हैं, ये गंगा, ये सब तो यमुना की ही सहायक नदियां हैं। तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यमुना नदी है। उसके बाद सोन, और एक और नदी है टोंस, जो कि यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं टोंस नदी। तो ये जो है 3 नदियाँ इसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। और आगे बात की जाए तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नीचे। और इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में इसको वहाँ से मेघना नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें तो 2008 में जो है इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में घोषित किया गया था। और भी इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो है अपवाह जो है ये गंगा नदी का ही है भारत में, और इस प्रकार जो है ये इसे गंगा नदी से संबंधित तथ्य है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी एक सहायक नदी है, ये आप देख पा रहे हैं सोन नदी, आप देख पा रही हैं सोन नदी है, जो कि यहाँ पर पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है, बिहार के पटना के निकट। तो सोन नदी जो है ये इसका जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश वाले भाग में इसका उद्गम होता है। सोन नदी का एमपी में उद्गम होती है। और फ्रेंड्स उसके बाद बात की जाए तो एमपी में जो है एक अमरकंटक पहाड़ी है, एक अमरकंटक पहाड़ी है। इसी अमरकंटक पहाड़ी से जो है सोन नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से नर्मदा का भी उद्गम होता है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए इस सोन नदी की, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इस सहायक नदी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिहंद है। और उसके बाद बात की जाए तो उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कनहर, ये नदियाँ जो हैं ये सोन की सहायक नदी हैं। तो सोन चूँकि छोटी नदी है तो इस मैप में उतना नहीं दिखाए गए हैं, तो ये इसे समझ सकते हैं कि ये सोन की सहायक नदी है। फिर से दोहरा दे, रिहंद, उत्तरी कोल, जोहिला और गोपद, कनहर, ये जो है सोन की सहायक नदी है। और ये गंगा नदी में पटना से जो है पश्चिम दानापुर में मिलती है। तो पटना का जो है ये पश्चिम भाग है, पश्चिमी भाग, और इसी दानापुर में जो है यह सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा है क्योंकि इस नदी के बालू के रेत जो हैं ये सोने की तरह चमकते हैं, और इसलिए जो है इसका नाम सोन नदी है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नदी की बात की जाए तो अगला नदी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रामगंगा की बात कर रहे हैं, जो कि बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सबसे पश्चिमी नदी है।
तो फ्रेंड्स रामगंगा की बात की जाए तो ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल वाले भाग में, उत्तराखंड वाला भाग है, और नैनीताल में जो है उत्तराखंड के नैनीताल के गढ़वाल पहाड़ी में जो है इसका उद्गम होता है। ये रामगंगा की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद बात की जाए तो खोन और बात की जाए तो गंगन, और एक और बात की जाए तो अड़ील। ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा की। उसके बाद बात की जाए तो गंगा जो है, ये जो गंगा में मिलती है तो कहाँ मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामगंगा जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कन्नौज में जाकर मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कन्नौज में आकर गंगा से कौन सी नदी मिलती है, तो रामगंगा नदी नहीं मिलती है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो बाईं ओर से मिलने वाली यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन पहली बड़ी जो है यह सहायक नदी है, जो कि गंगा के बाएं तट से मिलती है और पश्चिमी भाग में ही भी है। गंगा एक ऐसी नदी है जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, उससे होकर बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में जो है इसे एक अंग्रेज अधिकारी है जिम कॉर्बेट, उसी के नाम पर जो है इसका नाम है। और रामगंगा नदी जो है इसे होकर बहती है, तो ये जो है इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं गोमती नदी की, और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये गोमती नदी है। गोमती नदी की बात की जाए तो ये जो है इसका जो उद्गम होता है गोमती नदी का, ये उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में होता है। और यूपी में कहाँ होता है ये समझने का प्रयास करें तो गोमती नदी का जो है यूपी में यूपी का जो है एक पीलीभीत जिला है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है। इसी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक फुलहर नाम का झील है, और उसी झील में जो है गोमती नदी का उद्गम होती है। और उसके बाद बात करें तो सई जो है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है गोमती की, सई। यहाँ पर ये नदी जो देख पा रहे हैं ये सई, जो कि इसके दाएं तट से मिलती है, सई गोमती की, और ये इसकी सहायक नदी है। और ये जो है गाजीपुर से पूर्व जो है ये गंगा में जाकर मिल जाती है गोमती नदी। गाजीपुर से पहले जो है ये जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए तो लखनऊ, यूपी के जो है काफ़ी अच्छे शहर जो है इसके किनारे हैं। तो गोमती नदी की बात की जाए तो सबसे पहले तो यूपी की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद और बात की जाए तो जौनपुर जिला जो यूपी का है वो भी गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद सुल्तानपुर की बात की जाए तो सुल्तानपुर भी जो है यूपी का, ये गोमती नदी के किनारे है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो कि गोमती के किनारे हैं, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आगे बात की जाए तो अगला जो नदी है यह है घाघरा नदी, और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये घाघरा नदी है, और यहाँ दो नदी है शारदा और एक और नदी है, ये दोनों नदियाँ मिलकर घाघरा नदी का निर्माण कर रही है। तो फ्रेंड्स घाघरा नदी की बात की जाए तो घाघरा नदी का जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद, जो कि तिब्बत में पठार में पड़ता है। यहाँ पर मानसरोवर झील है और यहाँ पर जो है मापचा चुंग हिमनद, जो कि तिब्बत के पठार में पड़ता है, तिब्बत प्लेटू में आता है ये हिस्सा। तो यहीं पर जो है ये घाघरा नदी का उद्गम होती है। उसके बाद बात की जाए तो सरयू नदी, जो अयोध्या जो कि सरयू के किनारे है जहाँ राम जी का जन्म हुआ, तो सरयू नदी, शारदा नदी आप यहाँ देख पा रहे हैं, सरयू नदी, शारदा नदी, राप्ती नदी, और छोटी गंडक की बात करें यहाँ पर राप्ती नदी जो कि यहाँ आकर मिल जा रही है। छोटी गंडक भी जो है आकर इसमें, छोटी गंडक भी है इसमें मिल जाती है। तो ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर से इसे दोहरा लें, सरयू, शारदा, उसके बाद बात की जाए तो राप्ती, छोटी गंडक, ये सहायक नदियां हैं जो कि घाघरा की सहायक नदियां हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है ये घाघरा बिहार में जाकर, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार में इस जगह यहाँ पर छपरा पड़ता है,
तो बिहार के जो है छपरा एक ज़िला है, छपरा एक जगह है, प्लेस है, उस छपरा में जो है यह गंगा में जाकर मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए तो शारदा नदी जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर रामपुर उत्तर प्रदेश का एक जगह है। रामपुर के निकट जो है कोरियाला एक जगह है, वहाँ पर जो है घाघरा से मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं शारदा नदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए तो छपरा के निकट जो है जब ये गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी जो है लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि जब ये छपरा के निकट यहाँ पर जब मिलती है तो इससे पहले यहाँ पर जो है ये वाला भाग देख रहे हैं, ये बिहार और सीमा के साथ साथ जो है बहती है लंबी दूरी तक। तो ये भी जो है इससे संबंधित फैक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये गंडक नदी है। और बात की जाए गंडक नदी की तो इसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय में होता है, पूरी नेपाल में ही हो रहा है। आप देख रहे हैं ये नेपाल का भाग है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसमें त्रिशूली और मांडी जो है ये गंडक की सहायक नदियां हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि त्रिशूली और मांडी ये जो है गंडक की सहायक नदी है। और उसके बाद बात की जाए तो ये जो है पटना के समीप जो है सोनपुर हाजीपुर में जो है ये गंगा में मिल जाती है। पटना के समीप सोनपुर हाजीपुर में गंडक नदी की बात करें, आप देख पा रहे हैं पटना के निकट सोनपुर हाजीपुर में ये मिल जाती है। और काली एवं त्रिशूली नदियों के जो है ये संगम से बनी है। और इसका अन्य नाम जो है नारायणी नदी भी है, नारायणी नदी भी है। काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, अन्य नाम नारायणी नदी भी है। और उसके बाद बात की जाए तो त्रिवेणी नहर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, त्रिवेणी नहर। और इससे जो है त्रिवेणी नहर की बात की जाए तो इससे उत्तर प्रदेश बिहार को जो है काफ़ी सिंचाई परियोजना जो है त्रिवेणी नहर इससे फ़ायदे होते हैं। तो त्रिवेणी नहर भी जो है ये गंडक नदी से ही निकाली जाए, इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कोसी नदी की। और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कोसी नदी है। बात की जाए कोसी नदी की तो ये जो है नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से बनती है। और मुख्य धारा जो है इसका अरुण है, जो कि तिब्बत के गोसाईथान चोटी से निकलती है। 7 धारा के मिलने से बनती है, मुख्य धारा अरुण है। और इस अरुण की बात की जाए तो ये तिब्बत में एक जगह है गोसाईथान। इसी गोसाईथान से जो है यह कोसी नदी निकलती है। उसके बाद बात की जाए तो नेपाल में जो है अरुण में सून कोसी और तामूर कोसी मिलती है, जो कि नेपाल में ही मिलती है। अरुण जो मुख्य धारा है उसमें सून कोसी और तामूर कोसी मिलती है। अरुण इसके बाद जो है सप्त कोसी बन जाती है। और नेपाल के जो है सप्त कोसी क्षेत्र की 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी जो है 3 नदी रूप का जो है धारण करती है। 7 गो धारा मिलने के बाद जो है 3 रूप जो है धारण करती है, जिसमें बात की जाए तो एक तामूर है, दूसरा अरुण है, और तीसरे की बात की जाए तो ये सून कोसी है। तो वो 7 धाराएं जो है मिलकर 3 में बट जाती है। और सप्त कोसी जो कहे जाने वाली 7 धाराओं के नाम है, इसमें सूत कोसी, तांबा कोसी, तलखू, दूध कोसी, भोटिया, अरुण और तामूर शामिल हैं। और उसके बाद बात की जाए तो ये कोसी नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है तो गंगा में जाकर मिलेगी। और ये काढ़ागोला या कुरसैला, कुरसैला बिहार में एक जगह है, यहाँ पर जो है बिहार में जाकर ये मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए तो काली एवं त्रिशूली नदियों के जो है काढ़ागोला और बिहार के निकट मिल जाती है। और नेपाल से जो यह नदी आती है ये बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी नदी जो है समतल मैदान में बिहार में किस क्षेत्र में उतरती है। तो ये बराह क्षेत्र में उतरती है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बराह जो क्षेत्र है ये नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, बिहार का जो है क्षेत्र है। और इसके बारे में जो है इस जगह के बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान विष्णु ने जो है यहीं वराह अवतार धारण किया था। और बिहार के शोक के नाम से इस कोसी नदी को जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि यह अपने जो है मार्ग बदलने में कुख्यात है। और मार्ग बदल के जो है काफ़ी जानमाल की हानि पहुंचाती है, इसलिए जो है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये कोसी नदी से संबंधित तथ्य थे।
अब आगे बात की जाए तो आगे जो है नदी है ये आप देख पा रही हैं, महानंदा नदी की बात हो रही है और ये पश्चिम बंगाल का भाग है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में जो है इसका उद्गम होता है, उद्गम होती है महानंदा नदी की। और मेची और कनकाई ये 2 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और पश्चिम बंगाल में जो है ये फरक्का के पास, और यहाँ आप देख रहे हैं फरक्का के पास जो है ये महानदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए तो भारत में जो है यह गंगा तट के बाएं पर मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। रामगंगा पहली और ये अंतिम, तो इस लिहाज से भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है महानदी। चलिए फ्रेंड्स,